कुछ दिनों से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो टकराव हो रहा है उसमें हमें ज़ायनिज़्म और ज़ायनिस्ट का काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या है ये ज़ायनिज़्म, चलिए जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेट रह पाएं। ज़ायनिज़्म ये एक आइडियोलॉजी और एक पॉलिटिकल और नेशनल मूवमेंट है जिसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में जीविश स्टेट बनाना और उसे बनाए रखना है। ज़ायनिज़्म में भरोसा रखने वाले यहूदी कट्टरवादी सोच रखते हैं। वो ज़ायनिज़्म के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। वहीं ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स शिक्षाओं के हिसाब से जब तक यहूदियों का मसीहा नहीं आता तब तक यहूदियों को अपना राज्य रखने से मना किया जाता है, लेकिन यह भी उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से नहीं रोक पाया। तो ज़ायनिज़्म की शुरुआत कहाँ से हुई? साल 1987 में थियोडोर हर्ज़ल नाम के एक शख्स ने वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। उन्होंने फ़िलिस्तीन में जीविश स्टेट के निर्माण की वकालत की। इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा में भी इसका उल्लेख किया गया है। हर्ज़ल एक ऑस्ट्रो हंगेरियन यहूदी पत्रकार, नाटककार, राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक थे और इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म भी कहा जाता है। उस समय यूरोप में यहूदी होना बहुत मुश्किल था क्योंकि अर्थ विरोधी यानी एंटी सेमेटिक भावनाएं बढ़ रही थी। हर्ज़ल का कहना था कि ज्यूस को बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट में माइग्रेट करना चाहिए और वहां जाके बस जाना चाहिए। हर्ज़ल ने महसूस किया कि उनके लोगों के लिए शांति से रहने के लिए एकमात्र तरीका उनके लिए अपना देश होना था। फिर फ़िलिस्तीन को चुना गया और एक लोकप्रिय नारा दुनिया भर में फैलने लगा, A land without a people, for the people without a land। यानी लोगों के बिना एक भूमि, बिना भूमि के लोगों के लिए। परेशानी की बात यह थी कि बड़ी संख्या में मुसलमान, ईसाई और थोड़े यहूदी वहाँ सदियों से शांति से रह रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में तुर्क साम्राज्य यानी ओटोमन एम्पायर के पतन के बाद नए ब्रिटिश कब्जे वाले फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश सपोर्ट के साथ यहूदियों के इमिग्रेशन बढ़ गए। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का प्रलय आता है जिसे हम द हॉलोकॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। 1941 से 1945 के बीच नाज़ी जर्मनी और उनके सहयोगियों ने जर्मनी के कब्ज़े वाले यूरोप में लगभग 60 लाख लोगों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी, जो कि यूरोप की यहूदी आबादी का लगभग 2/3 था। इस जेनोसाइड और हॉलोकॉस्ट के बाद फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए ज्यूस का इमिग्रेशन तेज़ी से बढ़ा और कई पश्चिमी देशों ने फ़िलिस्तीन में एक ज्यूविश स्टेट बनाने के विचार का समर्थन करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रस्ताव ने इस क्षेत्र में एक इंडिपेंडेंट अरब और यहूदी स्टेट दोनों की सिफारिश की। इसके बाद इजराइल ने आगे बढ़कर 1948 में अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा की और उसी दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन से मान्यता भी प्राप्त की और इसी के साथ ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने अपनी बड़ी जीत हासिल की। अपनी स्थापना के बाद के पीरियड में इजराइल ने पड़ोसी देशों पर हमला किया और 1967 के 6 दिन के युद्ध के अंत में इजराइल ने अनगिनत ईसाई और मुस्लिम फ़िलिस्तीनियों को भगाते और बेघर करते हुए उनके एरिया में अपना कंट्रोल बढ़ाया। 1 साल बाद वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस ने यरूशलेम प्रोग्राम को अपनाया जिसमें ज़ायनिज़्म के कुछ एम रखे गए। पहला, ज्यूस की यूनिटी और ज्यूविश लाइफ में इजराइल की अहमियत बढ़ाना। दूसरा, सभी देशों से ज्यूस को अपनी हिस्टोरिकल होमलैंड एरेट्स इजराइल में इकट्ठा करना। तीसरा, इजराइल राज्य की मजबूती जो न्याय और शांति की भविष्यवाणी के विजन पर आधारित है। चौथा, ज्यूविश और हिब्रू एजुकेशन और ज्यूविश स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के माध्यम से ज्यूस की आइडेंटिटी का प्रिजर्वेशन। और पांचवा, हर जगह यहूदियों के अधिकारों का प्रोटेक्शन। इन उद्देश्यों को पूरा करने में न्याय और शांति के उनके लक्ष्य इस क्षेत्र में रहने वाले कई गैर यहूदी लोगों के लिए खो गए हैं। इजरायली सेना अवैध रूप से फ़िलिस्तीन पर अपना नियंत्रण करती आ रही है और फ़िलिस्तीन की भूमि पर कब्जा कर रही है और ज्यूइश स्टेट द्वारा
फ़िलिस्तीनी भूमि पर लगातार नए इलीगल सेटलमेंट्स की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की है। अब इजराइल के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इजराइल फ़िलिस्तीन की बची हुई ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ख़ास तौर पर टेम्पल माउंट पर, जहाँ डोम ऑफ रॉक मौजूद है। ज़ायनिस्ट ज्यूज़ का मानना है कि डोम ऑफ रॉक, जो कि इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है, वो जगह असल में ज्यूज़ की है और वहाँ पर थर्ड टेम्पल बनना चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अल अक्सा को वहाँ से हटा देना चाहिए, जिसके लिए वो लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। जिनने कभी बहुत जुल्म सहा, वो आज खुद जालिम बनकर फ़िलिस्तीनी मुस्लिम और क्रिश्चियंस पर जुल्म कर रहे हैं ताकि वो फ़िलिस्तीन छोड़कर चले जाएं। ज़ायनिज़्म की नीतियों का विरोध खुद ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ भी करते हैं और अपना विरोध जताते रहते हैं। ज़ायनिस्ट सिर्फ ज्यूज़ ही नहीं होते, यूएस में हमें क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी देखने को मिलते हैं। क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट्स का मानना है कि अगर ज्यूज़ इज़राइल में जमा हो जाते हैं तो वक्त हो जाएगा जीसस क्राइस्ट के दोबारा आने का, जैसा कि बाइबल में लिखा है। पाकिस्तान, ईरान, टर्की, कतर और ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जो ज़ायनिज़्म के कॉन्सेप्ट को रेसिस्ट मानते हैं और इसीलिए इज़राइल को एक देश की तरह नहीं पहचानते। तो ये इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? बहुत से लोग मानते हैं कि ज़ायनिज़्म के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बैंकों और सरकारों को नियंत्रित करते हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स, बिजनेस वर्ल्ड, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया, हर फील्ड में सीक्रेटली बहुत मजबूत पकड़ बना रखी है। पर ये बहुत सीक्रेटली काम करते हैं और अपना नाम और पहचान छुपा कर रखते हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से ज़ायनिस्ट हमेशा पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं ताकि उन्हें पहले की तरह कोई दबा न पाए और उनके खिलाफ खड़ा न हो पाए। तो आप क्या सोचते हैं ज़ायनिज़्म के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।